दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पहले ही मैं 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त ये वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं गारंटी के साथ दोस्त इस बात को कह सकता हूँ 5 से 10 नंबर के अकॉर्डिंग इस वीडियो में रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो आज दोस्त मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दिन प्रतिदिन आपको अब क्लास मिलती रहेंगी, है ना। बिल्कुल आराम आराम से सारी चीज़ों को समझना है। कहीं भी आपको दिक्कत आती है दोस्त, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9997574396। आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप उससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, है ना। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं दोस्त आज प्रत्यास्थ मापांक, यंग मापांक, है ना। इसके बारे में दोस्त आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं? ई होता है जिसको हम यंग मापांक या प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं। जी होता है और के होता है, म्यू होता है। इन सभी मापांक के बारे में दोस्त हम पढ़ेंगे और उससे आगे डेरिवेशन करेंगे। उससे आगे फिर और भी हम अनुप्रस्थ काट की छड़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आइए दोस्त, तो क्या होता है दोस्त, देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ मापांक, और इसको कहते हैं हम यंग मापांक, है ना। तो इसको हम ई से व्यक्त करते हैं। इसके बारे में बात चल रही है दोस्त, ई के बारे में। अब इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो ई क्या हो गया? प्रतिबल और विकृति को अनुपात, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। क्या कहा मैंने कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। कैसे निकला ये हम जानते हैं दोस्त। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, यानी हुक्स लॉ के, यानी जो उसका हुक्स का नेम है उसके अनुसार जो हमारा स्ट्रेस होता है यानी प्रतिबल होता है वो विकृति के यानी स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ना। तो यहाँ से जैसे हम इस प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाएंगे तो इजिकल्स टू ई लग जाएगा। और यहाँ से ई की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे, क्या है ये? ई एक कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो स्ट्रेस अपॉन ई आ जाएगा, यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने क्या कहा आपसे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात को क्या कहते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट, यानी प्रत्यास्थ मापांक कहते हैं, है ना। तो इस चीज़ को दोस्त आप याद रखेंगे। और मैं आपसे अगर बात दोस्तों यहाँ पर ये करूँ कि अगर हमारा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये नोट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा ई का मान होता है वो 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसका जो हमारा ये होता है मात्रक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं हुई दोस्त? बिल्कुल क्लियर हो गई है। नेक्स्ट इसका क्या पढ़ने वाले हैं हम? अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम यानी जी। इस जी के बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। जी क्या होता है? दृढ़ता मापांक होता है। इसको हम इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, राइट। अब इसको हम शेयर मॉडुलस भी कहते हैं, जिसको कर्तन मापांक कहते हैं। इजिकल्स टू इसको हम जी से व्यक्त करते हैं, राइट। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों जी क्या होता है कि कर्तन या अपरूपण, कर्तन या अपरूपण दोनों वर्ड एक ही हैं, है ना। तो कर्तन प्रतिबल और कर्तन विकृति के अनुपात को, कर्तन प्रतिबल को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, कर्तन कर्तन प्रतिबल को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, और कर्तन विकृति को हम फाई से व्यक्त करते हैं। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका मात्रक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। सभी का मात्रक न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। जी इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस डिवाइड बाय शेयर स्ट्रेन, कर्तन प्रतिबल अपॉन कर्तन विकृति। ये वीडियो दोस्त इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्तों। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ मैं, गारंटी के साथ कह रहा हूँ एग्जाम के आने से पहले पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर कर दूंगा, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं दोस्त बल्क मॉडुलस, है ना। इसको हम हिंदी में कहते हैं आयतन मापांक। इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं, राइट। अब ये क्या होता है दोस्त कि सीधा प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। आप अच्छे से जानते हैं ना भाई, के जो होता है वो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं? बल्क मॉडुलस कहते हैं। सीधा प्रतिबल
क्या होता है डायरेक्ट स्ट्रेन, मतलब सीधा प्रतिबल अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी ईवी कहते हैं इसको हम, वॉल्यूम स्ट्रेन को, ये आयतन विकृति कहते हैं इसको हिंदी में हम, राइट। तो K इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन ईवी, इसका मात्रक भी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इन वेयर ईवी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी। आप अच्छे से जानते हैं दोस्त कि हमारी स्ट्रेन जो होती है वो उसकी लंबाई में परिवर्तन, सॉरी आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन इसका, है ना, इस चीज़ को हम स्ट्रेन कहते हैं, विकृति कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं पॉइजन रेशियो के बारे में, यानी इसको हम हिंदी में कहते हैं पॉइजन अनुपात। इसको हम म्यू से भी करते हैं और कई कई बुक में 1/m से भी लिख रखा है, राइट। तो क्या होता है दोस्त, म्यू यानी पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य, मतलब अनुदैर्ध्य कहते हैं रेखिक को, रेखिक विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन रेशियो कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्या हमारा म्यू इज इक्वल्स टू माइनस के लेटरल स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति। इस चीज़ को दोस्त आप याद रखेंगे, ये बहुत ईजी है दोस्त। यहाँ से अगर आपको फॉर्मूला याद है डेफिनेटली आप दोस्त इसकी डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद में इन वेयर यानी लेटरल स्ट्रेन यानी पार्श्व विकृति जहां पर है उसको डेल्टा डी अपॉन डी। क्या होता है पार्श्व विकृति, यानी दोस्त उसके डायमीटर यानी उसका जो वास्तविक उसका जो सॉरी उसके डायमीटर में परिवर्तन है और और उसका वास्तविक डायमीटर, इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, पार्श्व विकृति कहते हैं। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, यानी ई इज इक्वल्स टू यानी उसकी लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई, इसको अनुदैर्ध्य विकृति यानी इसको हम रेखिक भी कहते हैं। मैंने शायद आपको पहली वीडियो में बताया था, है ना, रेखिक विकृति भी कहते हैं। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए जेई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मेंस के लिए जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें म्यू कर्क के लिए, इसका मान जो होता है म्यू का वो 0 होता है। म्यू रबर के लिए होता है 0.5, म्यू स्टील के लिए होता है यानी स्टील के लिए होता है इसका मान 0.28। इस चीज़ को आप समझ रहे हो। अब इसको मैं फिगर के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ दोस्त। जैसे ये हमारा एक फिक्स बॉडी है, राइट, एक हमारा ये पदार्थ है, इसके अंदर फिक्स है। जैसे ही हमने इसके नीचे की ओर बल लगाया तो क्या हुआ कि इसकी पहले तो एल थी, अब ये डेल्टा एल बढ़ गई, है ना। पहले इसका डायमीटर डी था, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया हमारा डी माइनस डेल्टा डी। चूंकि डेल्टा डी में से डेल्टा डी को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा डायमीटर, राइट। तो दोस्त ये चीज़ आपको समझ रहे होंगे, है ना। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं यानी रिलेशन बिटवीन ई जे के एंड म्यू, तो क्या इसके अंदर रिलेशन होता है। आप स्टूडेंट्स की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। कैसे याद रखना है, 2g 3g 4g सिम आते हैं तो सबसे पहले कौन सा सिम आया था, 2g का सिम आया था, है ना। तो ई इज इक्वल्स टू 2g 1 प्लस म्यू। और सेकंड की अगर हम बात करें तो बस 2 की जगह यहाँ पर 3 क्या आ जाएगा, वहां पर जी था, यहाँ पर के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क ऑफ मॉडुलस, है ना, और इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। तो E इज इक्वल्स टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू यहाँ पर हो जाएगा। वहाँ पर म्यू है और यहाँ पर माइनस 2 म्यू है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 9 के जी अपॉन 3 के प्लस जी, यानी थर्ड वाला भी दोस्त आपको याद रखना है। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी अब हम पढ़ेंगे आपके सामने इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यानी प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। प्रिज्मेटिक बार उसको कहते हैं जिसके प्रिज्मेटिक बार जो मतलब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये प्रिज्मेटिक बार है ना, यानी यहाँ से भी ये समान है और यहाँ से भी ये समान है और बीच में से भी ये समान है, सभी जगह से इसकी आकृति समान रहती है, तो इसको हम प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या होता है दोस्त कि एक समान अनुप्रस्थ काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन, है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के अगर अकॉर्डिंग हम चलें तो दोस्त हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ना। जैसे हम यहाँ से ये निशान हटाएंगे प्रोपोर्शनल टू का, तो यहाँ पर ई लग जाएगा और इनटू ई आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं सिग्मा क्या होता है, बस सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है या नहीं होता है, एफ अपॉन ए। तो इसकी जगह हमने क्या रखा, एफ अपॉन ए रख दिया, राइट। अब ई जानते हैं हम क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना। ई होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा। तो क्या अगर हम इसकी डेल्टा एल का मान यहाँ से निकालें तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू
एफ एल अपॉन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या कहा, इसको हम हिंदी में एक समान अनुप्रस्थ काट की छड़ की लंबाई में परिवर्तन कहते हैं, है ना। जब इसकी में परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है, जब हम किसी भी बॉडी पर, यानी इस बॉडी पर ये सब जगह से बराबर है, प्रिज्मेटिक बार है ये, है ना। जब हम इसमें नीचे की ओर बल लगाएंगे तो इसकी जो लंबाई है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, यानी डेल्टा एल बढ़ जाएगी और इसका जो पहले डी डायमीटर था अब वो कम हो गया, है ना। तो मेनली क्या है कि यहाँ पर हम लंबाई पे बात कर रहे हैं, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए ही हो जाएगा। अब बाद में आपसे यहाँ पर करूँ, प्रिज्मेटिक बार ये ऐसा बार होता है, सब जगह से समान होता है, राइट। यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी, सब जगह से समान होता है। अब दोस्त यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ये, चूंकि इसका जो ये ना, ये इधर साइड से गोल टाइप का है, जैसे हमारा ये एक सिलेंडर टाइप का होता है, तो इस तरह का ये प्रिज्मेटिक बार होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। मैंने क्या कहा आपसे कि ई की जगह क्या रखा, डेल्टा एल डिवाइड बाई 8, यानी लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई इंटू ई। क्या है, ई हमारा एक कांस्टेंट है। इसको हमने क्या कहा था आपसे, मैंने आपको अब जस्ट अभी बताया था इससे पहले, ई इज इक्वल्स टू, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ई जो होता है हमारा, वो हमारा होता है यंग मापांक, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यंग मापांक है वो। तो दोस्त मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी सारी, और इस वीडियो में आप बने रहिएगा बस इन वेयर। हाँ, अब दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ ये बताऊंगा कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए। कैसे याद रखना है, फल अपॉन ए ई। बस मैंने क्या कहा, डेल्टा एल इज इक्वल टू फल अपॉन ए ई, है ना। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना दोस्त। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ आप समझ, चूंकि हमने दोस्त यहाँ से डेल्टा एल का मान निकाला है, और निकालने के बाद इस एल जो है ये एफ के पास चला जाएगा, और ये ई जो है ये इसके पास आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा एल का मान यहाँ से निकल जाएगा। बात करें हम एरिया की, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं चूंकि ये दोस्त इस तरह का होता है ना, और हम जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। भाई इस उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, भाई कोई भी अगर सिलेंडर है उसका हमें अगर कोई वृत्त है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब दोस्त आर क्या है, देखिए यहाँ पर ये इस तरीके मैंने आपको दर्शाया है इधर साइड में। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पर जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको। अभी क्या है, ये इसका आर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, D1 D2, डी का स्क्वायर कह सकते हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक आर और पूरा क्या होता है डी, है ना। तो डी, तो इसको हम कह सकते हैं डी बाई टू। तो पाई D/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से एरिया, यानी ए इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो दोस्त इस ए के मान को जे से ही हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर बट मैंने आपको ये बताया कि ये ए होता क्या है, ए ये होता है कि जो प्रिज्मेटिक बार होता है यहाँ से ये क्रॉस सेक्शनिंग एरिया होता है इस चीज़ का, है ना। यानी यहाँ से अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकाले तो पाई आर स्क्वायर होता है, और डी क्या होता है भाई, डायमीटर, यानी D/2 का होल स्क्वायर, है ना। अब दोस्त यहाँ पर दोनों के जो यहाँ पर ये इसका डायमीटर है वो समान है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना। यहाँ पर भी समान है, तो यहाँ पर डी स्क्वायर होगा। जब हम वो पढ़ेंगे कॉनिकल में, उसमें सॉरी, जब हम दूसरा पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग भी हो सकता है डायमीटर, राइट। तो उस चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिएगा। अब यहाँ पर दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप स्टूडेंट्स के एग्जाम के दृष्टिकोण से, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। क्या है कि चेंज इन लेंथ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन, या इसको हम कहते हैं इलोंगेशन इन कंपोजिट बार्स। अगर मैं बात हिंदी की करूं तो चेंज इन लेंथ बार ऑफ वेरिंग सेक्शन, यानी विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन, और इलोंगेशन इन कंपोजिट बार, तो इसको हम कहते हैं संयुक्त कांटों की लंबाई में परिवर्तन, है ना। अब क्या हो गया दोस्त, ये अलग अलग काट के बार हैं, है ना। अलग अलग काट के क्या है, ये अलग अलग काट की छड़ है यहाँ पर, है ना। जैसे ये एक ये रहा, और उसमें ये जोड़ दिया गया है, इसमें फिर ये जोड़ दिया गया है, फिर उसके बाद में ये अलग अलग, यानी विभिन्न काट वाली छड़ की लंबाई में परिवर्तन। कैसे परिवर्तन होता है, जब हम इसके एक्सियल फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर एक्सियल फोर्स का वर्क कर रहा है, इधर साइड भी लग रहा है ना। अब लगने के बाद दोस्त क्या होगा कि इसकी जो लेंथ है वो L1 है, इसकी लेंथ जो है वो L2 है, इसकी लेंथ जो है वो L3 है, और इसकी लेंथ जो है वो L4 है। क्योंकि दोस्त अभी यहाँ पर जो ये पदार्थ है, ये पदार्थ अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो उसको हम E1 कहेंगे। पहला पदार्थ हमारा E1 यानी अलग मटेरियल का, दूसरा E2, तीसरा E3, चौथा E2। तो E क्या है भाई, ये किस पदार्थ का बना हुआ है, इस चीज़ से आप याद रख सकते हैं, राइट। उसके बाद में चूंकि यहाँ पर दोस्त एक्सियल फोर्स वर्क कर रहा है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, डायमीटर, भाई इसका डायमीटर होता है, और यहाँ से आता है D2, यहाँ से यहाँ तक D3, और यहाँ से यहाँ तक D4 होता है, राइट। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा इसको मैं नीचे करता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। अब दोस्त क्या होता है कि
आप एक बात अच्छे से याद देखिए, अगर यहाँ पर ई का मान समान होता, अगर यानी ये पूरा पदार्थ जो है अगर एक ही मटेरियल का बना होता, तो क्या करते हैं, इनमें सभी का जो वैल्यू होती है वो सेम होती है ना। एक ही पदार्थ का बना हो तो उसके लिए ई का मान क्या होता है, ई की वैल्यू एक होती है, सेम होती है ना, एक ही होती है। तो अगर हम बात करें इसकी, अगर हम इसकी बात करें इलोंगेशन इन सेक्शन फर्स्ट की, है ना, इस पहले बार की अगर हम बात करें, तो डेल्टा एल इजिकल्स टू एफ एल अपॉन ए वन ई वन, जैसे कि अब ये हमने निकाला है ऊपर, है ना, ऊपर क्या निकाला था हमने भाई, डेल्टा एल इजिकल्स टू एफ एल अपॉन ए, किसके लिए, प्रिज्मेटिक बार के लिए। तो क्या है यहाँ पर, हम ये कई सारे प्रिज्मेटिक बार हैं इसमें जुड़े हुए हैं, है ना, अनुप्रस्थ काट वाले, अलग अलग काट के हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना। तो अभी हम दोस्त इसके लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, यानी इस डेल्टा एल इजिकल्स टू एफ एल अपॉन ए वन एल ए वन ई वन। यदि कोई वेरी सेक्शन एक ही पदार्थ का बना हो, तो ये हम अगर एक ही पदार्थ का बना हो तो उसमें ई का मान समान होगा। तो इस चीज़ को आप बाद में समझेंगे, अभी मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ से एलोंगेशन इन सेक्शन टू, अगर दूसरे के बारे में बात करें, इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल टू एफ एल टू अपॉन ए टू ई टू, राइट। अगर हम थ्री के बारे में बात करें, इसके बारे में, इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एल थ्री एफ एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री। अगर बात करूँ मैं इसकी, तो इसके बारे में क्या हो जाएगा, डेल्टा एल फोर इजिकल्स टू एफ एल फोर अपॉन ए फोर ई फोर। यहाँ तक क्लियर दोस्त, ठीक है। उसके बाद में अगर हम टोटल निकालें भाई, इस पूरे टोटल का हम टोटल इलोंगेशन निकालें, तो क्या हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे, डेल्टा एल इजिकल्स टू डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू, डेल्टा एल थ्री, डेल्टा एल फोर, सबको ऐड करने के बाद इन सभी के मान रख देंगे। डेल्टा एल वन का मान क्या है, एफ एल वन ए वन ई वन, ये रहा। उसके बाद प्लस लगाया, डेल्टा एल टू ई टू का मान, डेल्टा एल टू का मान क्या है, एफ एल टू अपॉन ए टू ई टू, तो ये आ गया है ना। उसके बाद में एफ एल थ्री अपॉन ए थ्री का मान क्या है भाई, एफ एल थ्री अपॉन ए थ्री ई थ्री। उसके बाद में यहाँ पर हमारा एल फोर का मान क्या है, एल फोर का मान एफ एल फोर ए फोर ई फोर, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, राइट। इन सभी को ऐड कर देंगे। अगर मैं आपसे दोस्त बात करूँ, अगर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हम एफ कॉमन ले सकते हैं, राइट, इसमें हम एफ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, और अगर ये अनुप्रस्थ विभिन्न काट वाला जो छड़ है हमारी, ये अगर एक ही पदार्थ की बनी हो, तो इसमें ई का मान समान हो जाता है। और ई का मान समान होने की वजह से ई ई ई ई यानी सब जगह ई है, तो यहाँ पर ई भी कॉमन आ जाएगा, यानी एफ अपॉन ई, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद आपको ये समझना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस यानी अधिकतम प्रतिबल की अगर हम बात करें, तो चूंकि दोस्त हम जानते हैं कि प्रतिबल जो होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, राइट। क्या होता है, सिग्मा इजिकल्स टू एफ अपॉन ए, यानी अगर हम सिग्मा मैक्सिमम लेंगे, अगर हम सिग्मा यानी स्ट्रेस अगर हम मैक्सिमम लें, तो एफ अपॉन एफ तो समान ही रहेगा, लेकिन इसका एरिया मिनिमम लेंगे। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, है ना। तो हम बात करें इसकी, तो सबसे, अब मैं इस चीज़ को आपको दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, है ना, मुझे उम्मीद है चमक रहा होगा दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर ये चीज़ आप देखिएगा कि यहाँ पर ये देखिएगा, ये रहा, है ना, मैक्सिमम स्ट्रेन यानी अधिकतम प्रतिबल यहाँ पर मैक्सिमम ले रहे हैं, तो मिनिमम लेंगे क्या, एरिया। तो किसका एरिया मिनिमम है, ये वाले का एरिया मिनिमम है ना। एफ वन अपॉन ई थ्री आ जाएगा भाई, क्या है ये, एफ वन अपॉन ई थ्री आ जाएगा या नहीं भाई, किसका मिनिमम है एरिया, इन सभी के, इसका मिनिमम एरिया लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए थ्री। अगर हम बात करें मिनिमम की यानी सिग्मा मिनिमम की बात करें, तो एरिया मैक्सिमम लेना हमें पड़ेगा। मैक्सिमम एरिया किसका है भाई, इसका है एरिया मैक्सिमम, तो एफ अपॉन ए फोर हो जाएगा यहाँ पर दोस्त, ये चीज़ क्लियर। उसके बाद में अगर हम बात करें स्ट्रेन की, भाई स्ट्रेन क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस क्या होता है, तो ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू सिग्मा मैक्सिमम अपॉन ई, या ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, क्लियर। इस चीज़ को अभी इसको मत समझिएगा आप बस, है ना। तो विकृति अधिकतम विकृति यानी ई मैक्सिमम, तो उसका स्ट्रेस भी मैक्सिमम लेंगे अपॉन ई, राइट। न्यूनतम विकृति यानी ई मिनिमम सिग्मा मिनिमम अपॉन ई आ जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर दोस्त मैं आपकी बात करूं कि अगर पदार्थ एक ही अगर वो प्रिज्मेटिक बार जो है वो एक ही पदार्थ का बना हो, तो उसमें उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ई का मान सब जगह क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एल अपॉन एफ तो हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। क्या बचा था हमारा, एल वन अपॉन ए वन ई प्लस के एल टू अपॉन ए टू ई, ठीक है, प्लस के एल थ्री अपॉन ए थ्री ई,
क्योंकि ई क्या है, ई सेम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक ही पदार्थ का बना हुआ हो तब हम समान लेंगे, राइट। उसके बाद में प्लस करेंगे L4 अपॉन A4E, A4E। तो ई यहाँ से जैसे हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये डेल्टा एल अपॉन एफ अपॉन ई, L1 अपॉन A1 प्लस के L2 अपॉन A2 प्लस के L3 अपॉन A3 प्लस L4 अपॉन L4। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। एक दफ़े दोस्त फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि हमें एक प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ है, यानी इसमें समान छड़ वाली अनुप्रस्थ काट की छड़ में परिवर्तन कैसे होता है जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, है ना। ये एक अलग प्रिज्मेटिक बार है, ये अलग है, ये अलग है, कई सारे प्रिज्मेटिक बार है। इन सभी की हमने क्या निकाली, वैल्यू निकाली, किसकी, डेल्टा L1 की, लंबाई में परिवर्तन की निकाली। क्योंकि हम फोर्स लगाएंगे तो लंबाई में परिवर्तन होगा भाई, जाहिर सी बात है। FL1 अपॉन E1, उसके बाद दूसरी निकाली FL2 अपॉन A2 E2, सभी के निकालने उनको ऐड किया, ऐड करने के बाद में यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। उसके बाद में क्या आ गया, अगर हम मैक्सिमम ले स्ट्रेस तो क्या होगा, हमें एरिया मिनिमम लेना पड़ेगा, किसका भाई, इसी में से किसका मिनिमम लग रहा है भाई, दिया हुआ होगा, ये रहा देखो, इसका एरिया मिनिमम है तो इसको हम लेंगे, है ना। तो लेने के बाद में ये सारी चीज़ें दोस्त हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, अगर पदार्थ एक ही मटेरियल का हो तो ई का मान समान होगा, है ना। समान होने के बाद में क्या होगा, डेल्टा एल इजिकल्स टू एफ अपॉन ई कॉमन ले लेंगे, L1 अपॉन N1, L2 अपॉन L2 प्लस के L3 अपॉन A3 प्लस L4 अपॉन L4 आएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्त, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट क्या होता है दोस्त, कि स्वयं के भार के कारण लंबाई में परिवर्तन, स्वयं के भार के कारण लंबाई में परिवर्तन क्या होता है भाई। देखिए, एक समान काट की छड़ है हमारी, है ना, एक समान काट की छड़ है हमारी। अब हाँ, इन प्रिज्मेटिक बार है ये, है ना, इस तरीके का एक प्रिज्मेटिक बार है, राइट, इस तरह का प्रिज्मेटिक बार है ये, राइट। अब दोस्त जब हम इस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसकी लंबाई में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके का बन जाता है ये। तो सही तरीके से मेरी थोड़ी सी ड्राइंग ठीक नहीं है दोस्त, उस पर आप माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बात समझिएगा, है ना। तो डेल्टा एल इजिकल्स टू WL अपॉन 2AE, है ना। हम जानते हैं कि रो इजिकल्स टू मास अपॉन आयतन होता है, मास अपॉन आयतन होता है। तो मास क्या होता है, केजी, और आयतन क्या होता है, यानी मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। हाँ दोस्त, तो यहाँ पर लेमडा क्या है, वेट डेंसिटी है, वेट डेंसिटी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको, हाँ, वेट लेमडा क्या है, वेट डेंसिटी है, यानी भार घनत्व है, राइट। W क्या है, सेल्फ लोड है, यानी स्वयं का भार है W जो है। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे दोस्त, है ना। अब दोस्त इसको हमने किस तरह से ड्राइव किया, यानी डेल्टा एल इजिकल्स टू इस W की जगह यहाँ पर हमने क्या किया, इस W की जगह क्या लिखा हमने, इसकी जगह अगर हम यहाँ से निकाले तो V इंटू लेमडा हो जाएगा, V इंटू लेमडा आपने यहाँ पर रखा, इंटू L, ये वाला L, है ना, अपॉन 2EA, राइट। अब क्या हो जाएगा, इस V को क्या हम नहीं लिख सकते हैं भाई, क्या होता है, V इजिकल्स टू आयतन होता है ना। तो उसको हमने A लिखा, एरिया अपॉन और लेंथ, है ना। तो उसको हमने V को हमने यहाँ पर AL लिखा और इंटू L, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, लेमडा L स्क्वायर अपॉन 2E हो जाएगा, राइट। अब दोस्त ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक प्रिज्मेटिक बार है, इस पर हमने वेट लगाया, डेल्टा एल आ गया। अब यहाँ पर एरिया है तो उसको हमने निकाल लिया दोस्त, है ना, डेल्टा कितनी इसमें परिवर्तन हुआ है वेट लगाने पर। तो ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे शंकु के आकार की छड़ में, यानी इन कॉनिकल बार, डेल्टा एल इजिकल्स टू WL अपॉन 6AE, 6E आ जाएगा, राइट। क्यों दोस्त, अब यहाँ पर देखिएगा, इस W की जगह क्या रखेंगे हम, लेमडा V रखेंगे, इंटू L आ जाएगा अपॉन 6AE। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर दोस्त क्या था, वहाँ पर 2AE था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 6A है, किसके लिए, कॉनिकल के लिए, कॉनिकल के लिए, है ना, कॉनिकल बार के लिए, राइट। तो डेल्टा एल इजिकल्स टू WL अपॉन 6AE, डेल्टा एल इजिकल्स टू इस W की जगह लेमडा इंटू V रखेंगे, इंटू L, तो क्या हो जाएगा, इस V की जगह हम A इंटू L रखेंगे, तो लेमडा L स्क्वायर अपॉन 6E आ जाएगा, 6E आ जाएगा, क्योंकि A से तो A कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर टेपर्ड की, यानी टेपर्ड का मतलब ये होता है दोस्त कि उनके जो क्रॉसिंग एरिया होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी इसका D1 अलग है, इसका D2 अलग अलग होते हैं, ये D1 है, ये D2 है, राइट। तो इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, यानी टेपरित छड़ की लंबाई में परिवर्तन क्या होता है, जब हम इस पर एक्सियल फोर्स लगाते हैं, यानी इसका डायमीटर लगे, इसका डायमीटर लगे, जब इसकी लंबाई, इसके एक्सियल फोर्स हम लगाते हैं तो क्या होता है
कि इसमें कितना परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा एल का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? डेल्टा एल इजिकल्स टू 4FL अपॉन पाई ई D1 D2, है ना। कैसे आया उसको भी दोस्त आपको 2 स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा एल इजिकल्स टू फल अपॉन ए, सुना है अभी आपको मैंने बताया था, फल अपॉन ए यानी FL अपॉन ए, है ना। और ए क्या होता है? ए इजिकल्स टू पाई/4 D²। अब D² दोस्त यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पर डायमीटर अलग अलग है यहाँ पर इसके, है ना। इसके डायमीटर अलग है, किसके लिए? टेपर्ड के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से भाई एक जगह ज़्यादा होता है एक जगह से कम होता है, तो इनके क्या होंगे? डी अलग अलग होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? D1 D2 हो जाएगा, यानी पाई इजिकल्स टू पाई/4 D1 D2, यानी अलग अलग डायमीटर है, तो इसके लिए हम अलग अलग डायमीटर लेंगे। तो FL अपॉन इस ए की जगह क्या रखा है? इस ए की जगह हमने पाई/4 D1 D2 इंटू ई, ये वाला ई, राइट, क्लियर। उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद में डेल्टा एल इजिकल्स टू 4FL अपॉन पाई D1 D2 इंटू ई। तो यहाँ से इस चीज़ को भी दोस्त हम ज्ञात कर सकते हैं, राइट। जब हमें प्रिज्मेटिक बार, जब हमें यहाँ पर इलोंगेशन इन टेपर्ड बार दिया हुआ हो और यहाँ से हमें इसकी फोर्स लगाया हो, फोर्स लगाने के बाद इसमें डेल्टा एल का मान निकालना हो, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे। ये सारी बातें दोस्त नोट करते हुए चलिएगा, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, है ना। अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन, किस तरह से होगा उसको आप अच्छे से समझिएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी आयतन विकृति। दोस्तों मैंने आपको शायद पहले बताया था कि ईवी जो होता है वो यानी आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन इजिकल्स टू ई इंटू भाई ई वी इजिकल्स टू ई इंटू 1 - 2 म्यू, है ना। ये हमें ड्राइव करना है। कैसे करेंगे दोस्त? एकदम आसानी से करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ई इजिकल्स टू हम जानते हैं डेल्टा वी अपॉन वी होता है, तो क्या हम ई इंटू 1 - 2 अपॉन एम नहीं लिख सकते हैं? चूंकि म्यू को हम 1/m भी लिख सकते हैं ना, बराबर नहीं है इसके, ये बराबर नहीं है। म्यू जो होता है, म्यू को, है ना, म्यू को हम 1/m भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में 1/m लिखते हैं और म्यू भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से दोस्त ई माइनस, अगर हम यहाँ पर क्या रखें, इस म्यू की जगह, यानी इस म्यू की जगह जैसे ही हम रखते हैं 1/m, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2/m नहीं हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा, बाई एक्सियल फोर्स, राइट, एक्स अक्ष पर। अब क्या है कि एक घन दिया हुआ है हमें, राइट, एक घन है ये हमारा। अब घन होने की वजह से ये हमारा जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। क्लियर? क्लियर बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हमने एक फोर्स यहाँ लगाया, एक फोर्स यहाँ पर और एक फोर्स यहाँ पर कार्य कर रहा है, ठीक है। एक ये वाला जेड फोर्स का कार्य कर रहा है। तो क्या होता कि चित्र में एक आयताकार काट दिखाई गई है, एक चित्र में एक आयताकार काट दिखाई गई, बिल्कुल ये रही, देखो ये चित्र में एक आयताकार काट है ना। अब उसमें जिसकी लंबाई L और उसकी चौड़ाई B और उसकी जो हमारी मोटाई है वो क्या है? वो T है। इसकी जो ब्रेथ है वो T है। मानव मेटल का पॉइजन रेशियो म्यू या 1/m है। जो हमारा पॉइजन रेशियो यानी मटेरियल का जो पॉइजन रेशियो है वो क्या है? म्यू है। भाई जिस पदार्थ का बना हुआ है वो म्यू है, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम इजिकल्स टू, यानी इसका आयतन इजिकल्स टू L इंटू बी इंटू टी नहीं हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्त क्या करते हैं? इसका हम डिफरेंशियल करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? इसका हम आंशिक अवकलन करते हैं, राइट, यानी पार्शियल डिफरेंशियल। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? डी वी इजिकल्स टू डी एल, इसका हम जैसे डिफरेंशियल करेंगे आंशिक अवकलन, तो कैसे होगा? ये डी वी इजिकल्स टू किसके रेस्पेक्ट में? भाई सभी का रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी एल इंटू बी टी। अभी हमने यहाँ पर डी एल को लिया तो 2 छोड़ दिए बी टी, है ना। अब क्या करेंगे? अब किसी एक को लेंगे तो 2 को छोड़ देंगे, किसी एक के रेस्पेक्ट में लेकर के 2 को छोड़ देना है ना। किसी एक के रेस्पेक्ट में एक को लेकर के, किसी एक के रेस्पेक्ट में लेकर के 2 को छोड़ देना है ना। जैसे यहाँ पर हमने डी एल लिया और बी टी छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमने क्या लिया? यहाँ पर हमने डी बी लिया, एल टी छोड़ दिया, यहाँ पर डी टी लिया, एल बी छोड़ दिया, राइट। ये हमारा अवकलन हो गया, राइट दोस्त। अरे बात समझ आई नहीं आई? अरे सर बिल्कुल आ गई है। सॉरी, ये हमारा डेल वी है, डेल वी इजिकल्स टू डेल एल बी टी, डेल बी एल टी और डेल टी एल बी।
क्लियर। अब क्या करेंगे दोस्त, हम इस v से पूरी समीकरण में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और हम जानते हैं v इजिकल्स टू एल इंटू बी इंटू टी होता है, तो डी वी अपॉन वी इजिकल्स टू, इसकी जगह तो यही रखा जाएगा, अपॉन इस v की जगह जहाँ पर ये v आता, v चूंकि हम इससे भाग कर रहे हैं, v की जगह एल बी टी हम लिखते चलते हैं, तो एल बी टी प्लस के ये अपना हमारा सही और एल बी टी, उसके बाद में ये ऐसे ही, उसके बाद में एल बी टी। क्लियर। अब जो कटेगा वो काट देना, तो डी एल अपॉन एल, डी बी अपॉन बी, डी टी अपॉन टी आ जाएगा। क्लियर है ना। अब यहाँ से दोस्त अब हमें स्ट्रेंथ है ना, चूंकि ई वी क्या है, देखिए ई वी क्या है दोस्त, ई वी ई एक्स प्लस के ई वाई ई जेड, यानी वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेन। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड एक्स है और ये एक्स एक्स है, ये जेड एक्स है और ये वाई एक्स है हमारा, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइजन रेशियो हमें निकालना है ना। हाँ, ई एक्स। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ रहे होंगे आप, हम जानते हैं कि आयतन में परिवर्तन अपॉन वास्तविक आयतन क्या होता है, स्ट्रेन नहीं होता। अरे सर बिल्कुल होता है। डी एल अपॉन एल क्या होता है, डेल अपॉन एल, डेल एल अपॉन एल क्या होता है, अगर मैं बात आपको यहाँ से ये करूँ, डेल एल अपॉन एल, लंबाई कहाँ है भाई, ये रही लंबाई, राइट है ना। डेल एल अपॉन एल किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है भाई, एक्स अक्ष की तरफ को तो लग रहा है, ये एक्स अक्ष की तरफ को लग रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, डे, इसका आ जाएगा ई एक्स आ जाएगा, राइट। ई एक्स आ जाएगा, इसका तो ई वी आ गया, यहाँ पर ई एक्स आ जाएगा। डी बी अपॉन बी अगर हम बात करें, डी बी अपॉन बी कहाँ पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डी बी अपॉन बी क्या है, हाँ। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ ये किसकी अक्ष पर है, ये वाई अक्ष पर लग रहा है, वाई अक्ष पर, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, डी बी अपॉन डेल बी अपॉन बी, राइट। डेल बी अपॉन बी यानी ई वाई, स्ट्रेंथ ऑफ वाई होता है ना, वाई एक्सिस पर लग रहा है, इस वाई एक्सिस पर स्ट्रेंथ है इसकी। अब यहाँ पर डी टी अपॉन डी, इसी प्रकार ई जेड आ जाएगा, राइट। तो मुझे दोस्त उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पॉइजन रेशियो क्या होता है, माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, यानी पार्श्व विकृति अपॉन रेखीय विकृति। पार्श्व विकृति माइनस के म्यू रेखीय विकृति, क्लियर है ना। पार्श्व विकृति यानी डी बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी इज इक्वल्स टू माइनस के म्यू डी एल अपॉन एल हो जाएगा, क्लियर। अगर हम यहाँ से आपको बताएं तो ई वाई का मान ई जेड इज इक्वल्स टू माइनस के म्यू इंटू एक्स। अब इसको इसके एक बार रखेंगे, इसकी जगह एक बार ये भी रखेंगे, राइट। तो उसको हम रख देते हैं यहाँ पर, तो ई वी इज इक्वल्स टू ई एक्स वन माइनस टू म्यू आ जाएगा हमारा। कैसे रखने के बाद, अरे भाई हमें यहाँ पर ई वी की वैल्यू निकालनी है ना। तो ई वी की वैल्यू निकल जाएगी आसानी से, ई एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा वन माइनस टू म्यू, और या ई वी इज इक्वल्स टू ई एक्स, इस म्यू की जगह वन माइनस टू एम हम रख सकते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, यानी इस इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे हमारा आसानी से निकल कर आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, ई वाई की जगह क्या रखा, ई वाई की जगह माइनस के म्यू ई एक्स है ना। तो यहाँ से हमारा ई एक्स कॉमन आ जाएगा और एक्स कॉमन है, वन माइनस टू म्यू हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्त हमने आगे रखा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, उससे आप अपडेट रहिएगा। तो दोस्त तब तक के लिए बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।